नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवाने जा रही हूँ। तो कक्षा 12 के समाजशास्त्र में आपकी प्रथम पुस्तक भारतीय समाज का हम अध्ययन करेंगे। हमारी ये जो पहली पुस्तक है भारतीय समाज, इसमें हमें कुल 7 अध्याय दिए गए हैं। तो बच्चों, आज हम इस पुस्तक का पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो ये पहला जो अध्याय है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है भारतीय समाज परिचय। तो इस अध्याय में हम भारतीय समाज का परिचय लेंगे, यानी हमारा समाज जो है वो कैसे खास है, उसमें क्या विशिष्ट बातें हैं। उसके अलावा बच्चों, इसी अध्याय में हमें हमारे विषय समाजशास्त्र के बारे में भी काफ़ी कुछ समझना है। तो हमें समाजशास्त्र का भी एक परिचय लेना है। यद्यपि आप लोग कक्षा 11 से ही समाजशास्त्र को पढ़ना शुरू कर चुके हैं, लेकिन आज जब कक्षा 12 में पुनः आप समाजशास्त्र की शुरुआत कर रहे हैं, तो कुछ बातें जो आपने कक्षा 11 में जान ली हैं, उन्हें भी दोहराना आवश्यक है। तो बच्चों, आज हम हमारे इस पहले अध्याय का पहला भाग शुरू कर रहे हैं और इस भाग का नाम है समाजशास्त्र का परिचय। तो आज हम हमारे विषय का एक परिचय लेने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि हमारा जो विषय है वो कैसे खास है, कैसे अन्य विषयों से ये अलग है। सबसे पहले बच्चों, यहाँ आपको भारत का आपका एक प्रदर्शन नज़र आ रहा है। यहाँ हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? भारत के इस नक्शे में जो भारतीय समाज की विविधता है, उसे यहाँ हम दिखाना चाह रहे हैं। हमारा जो भारतीय समाज है, आप सभी जानते हैं कि ये विविधता से परिपूर्ण है। हमारे इस भारतीय समाज में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियों, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग हमारे इस देश में मिलजुल कर रहते हैं। और इसके अलावा खास बात यह है कि हमारा जो देश है उसमें भौगोलिक विभिन्नता भी बहुत अधिक है। हमारा देश जो कि एक काफ़ी विस्तृत देश है, आप इसे उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की ओर जब देखते हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनकी विशेषताओं को जानते हैं, तो आपको पता पड़ता है कि हाँ, हमारे देश में कितने अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। और साथ ही साथ अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग जगहों का अलग अलग खान पान, अलग अलग वेशभूषाएं, अलग अलग बातचीत करने के तरीके और अलग अलग कार्य भी देखे जाते हैं। तो ये विविधतापूर्ण जो हमारा देश है, निश्चय ही हम सबको इस देश की विविधता और एकता पर गर्व है और होना भी चाहिए कि इतनी अलग अलग तरीके की बातें होने के बावजूद, इतने अलग अलग तरीके के लोग होने के बावजूद, हम सभी मिलजुल करके हमारे देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो अब हमारे इस भारतीय समाज की विभिन्न विशेषताओं को हम हमारी इस पुस्तक में अध्ययन करेंगे। तो हमारे आगे वाले अध्यायों में हम हमारे जो ये भारतीय समाज है, इसकी कई सारी बातों को जानेंगे। कई ऐसी बातें आपको पता लगेंगी जो आप नहीं जानते हैं। हाँ, कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो आप पहले से ही जानते होंगे। तो बच्चों, भारतीय समाज की विविधता को पढ़ने से पहले, इसे जानने से पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा हमारे विषय समाजशास्त्र की। तो वास्तव में समाजशास्त्र उन सभी विषयों से अलग है जिन्हें आपने अब तक पढ़ा है। तो बच्चों, आप सभी 12वीं कक्षा में आ गए हैं। अब तक आपने कई अलग अलग विषय पढ़े हैं। तो ये जो विषय है समाजशास्त्र, जिसे आपने 11वीं कक्षा से पढ़ना शुरू किया, ये अन्य विषयों से अलग माना जाता है। क्यों अलग माना जाता है, ये अभी हम जानने वाले हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी शून्य से शुरुआत नहीं करता है। ये सच है बच्चों कि हमारा विषय समाजशास्त्र ऐसा विषय है जिसमें कोई भी शून्य से शुरुआत नहीं करता है। सभी को समाज के बारे में पहले से कुछ ना कुछ पता होता है। हम जानते हैं कि समाजशास्त्र ऐसा विषय है जिसमें समाज संबंधी अध्ययन किए जाते हैं और यह एक ऐसा विषय भी है जिसके बारे में हम कुछ ना कुछ अप्रत्यक्ष रूप से पहले से ही जानते हैं, क्योंकि हम सभी उसी समाज का हिस्सा हैं जिसमें हम जन्मे हैं। तो उस समाज के बारे में स्वतः ही कुछ चीज़ें हम
जान जाते हैं। अब बच्चों, यह जो विषय है हमारा विषय समाजशास्त्र, ये और क्यों अलग है ये जान लेते हैं। तो यह आपको जानना होगा कि अन्य विषयों को हम सिखाए जाने के कारण ही सीख पाते हैं, परंतु समाज के बारे में हमारी समझ सुस्पष्ट अध्ययन के बगैर प्राप्त की हुई होती है। तो जितने भी अन्य विषय हैं जो भी आपने अब तक पढ़े हैं या आप पढ़ रहे हैं, वहाँ खास बात यह है कि उन्हें हमें सिखाया जाता है और फिर हम सीख जाते हैं। जैसे आपने 10वीं कक्षा तक सभी ने गणित का अध्ययन किया है। अब गणित का अध्ययन जो है वो आप स्वतः ही नहीं सीख गए थे, आपको गिनती सिखाई गई, आपको गिनना सिखाया गया, आपको जोड़ना सिखाया गया, आपको घटाना सिखाया गया, आपको गुणा करना सिखाया गया और फिर इसी प्रकार आगे गणित में कई सारी चीज़ें आप सीख पाए। लेकिन यह विषय यानी समाजशास्त्र विषय एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आपको जब कुछ नहीं सिखाया गया था, यानी 11वीं कक्षा से पहले जब आपको स्पष्ट रूप से समाजशास्त्र नहीं पढ़ाया जा रहा था, तब भी आप अपने आप ही इस विषय के बारे में यानी हमारे समाजशास्त्र के बारे में, समाज के बारे में कई सारी चीज़ें स्वतः ही सीख गए थे। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि हमारे समाज के बारे में हमें जो समझ प्राप्त हुई है स्पष्ट अध्ययन के बगैर प्राप्त की हुई समझ है, यानी आपने कोई सैद्धांतिक अध्ययन नहीं किए हैं, फिर भी समाज के संबंध में कुछ ना कुछ समझ प्रत्येक व्यक्ति को होती है। यहाँ बच्चों हम इस तालिका के द्वारा यह स्पष्ट कर रहे हैं कि समाजशास्त्र अन्य विषयों से अलग है। कैसे अन्य विषयों से अलग है? तो यहाँ हमने समाजशास्त्र की कुछ विशेषताओं को लिखा है और इस दूसरे कॉलम में अन्य विषयों की जो विशेषताएं हैं समाजशास्त्र की तुलना में उनको लिखा है। तो यहाँ देखिए कि समाजशास्त्र आपके लिए एक नवीन विषय है। विषय के रूप में ये बिल्कुल नवीन विषय है क्योंकि आपने 11वीं कक्षा से पहले इस विषय को कभी भी नहीं पढ़ा था। आपने सबसे पहले इस विषय को 11वीं कक्षा में ही पढ़ा है, जबकि अन्य विषय जो हैं वो पूर्ववर्ती विषय हैं, यानी किसी न किसी रूप में उन विषयों का अध्ययन आप कर चुके थे। जैसे यदि आप में से कुछ लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं ना है कि इतिहास आपने 11वीं में ही पढ़ना शुरू किया, आपने इतिहास को पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया था। जैसे आप में से कुछ बच्चे हिंदी पढ़ रहे होंगे तो ऐसा भी नहीं है कि हिंदी आपने प्रथम बार आपकी 11वीं कक्षा में पढ़ा है, आप हिंदी को भी बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। और ऐसे अन्य जितने भी विषय हैं जब आप उनके बारे में सोचेंगे तो आप पाएंगे कि 10वीं कक्षा तक ही आप उनके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें जान चुके थे, उन विषयों को आप विषय के रूप में पढ़ चुके थे। लेकिन समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसे आपने सबसे पहले 11वीं कक्षा में ही एक विषय के रूप में पढ़ा है। उसके बाद यहाँ समाजशास्त्र में जो शुरुआत है वह शून्य से नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके अलावा जो अन्य विषयों में जब हम शुरुआत करते हैं तो अन्य विषयों की शुरुआत शून्य से होती है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि गणित को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो एक बच्चे को गणित को बिल्कुल शून्य से ही पढ़ाया जाता है। जब आप भाषाओं को पढ़ना शुरू करते हैं तो भाषाएं भी आपको शून्य से ही लगभग पढ़नी होती हैं। लेकिन समाजशास्त्र की शुरुआत हमें शून्य से नहीं करनी होती है, हमें पहले से कुछ पूर्व ज्ञान समाज के बारे में होता है। तीसरी बात, यहाँ हमारे पास कुछ ज्ञान पहले से है जैसा मैं बता चुकी हूँ, जबकि अन्य विषयों के बारे में हम जानते हैं कि हमें उन्हें पढ़ने से पहले से ही ज्ञान नहीं होता है। उसके अलावा यहाँ जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्वाभाविक रूप से हुआ है, अपने आप ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यानी जो समाज के बारे में आपका पूर्व ज्ञान है, समाज के बारे में जो कुछ भी आप पहले से जान
जानते हैं वह स्वाभाविक रूप से प्राप्त किया गया ज्ञान है और अपने आप आपको उस ज्ञान की प्राप्ति हुई है। वहीं यह भी याद रखें कि यह बड़े होने की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। आप इसी समाज में पले बड़े हैं, तो इसी समाज में जिसका आप हिस्सा हैं उसमें पलने बढ़ने के कारण आपको स्वतः ही कुछ बातें समाज के बारे में पता चल गई हैं। तो यह वास्तव में हमारे बड़े होने की प्रक्रिया का, यानी हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। वहीं अन्य विषय जो हैं उन्हें अक्सर हम जानबूझकर या सुस्पष्ट तरीके से सीखते हैं, स्वाभाविक रूप से नहीं जान जाते हैं। और साथ ही साथ यह भी सत्य है कि कोई भी विषय हो उसे आप अनौपचारिक और औपचारिक दोनों तरीके से सीख सकते हैं। यहाँ आप याद रखें कि गणित में आपने गिनती औपचारिक रूप से कक्षाओं में सीखी, आपने जोड़ना औपचारिक रूप से कक्षाओं में सीखा, लेकिन आप जब किसी दुकान पे जाने लगे, आप कि जो भी आयु थी, आप पहली बार किसी दुकान पे गए, आपने कुछ सामान लिए, दुकानदार को पैसे दिए और फिर उससे पैसे वापस लिए, तो ये जो लेन देन आपने किया, ये लेन देन आपको अनौपचारिक रूप से गणित की समझ विकसित करने में सहायता कर रहा था। तो बच्चों, यहाँ हम इस चीज़ को अब अच्छे से समझ गए हैं कि हमारे विषय समाजशास्त्र और जो भी अन्य विषय हैं उनमें कुछ अंतर पाए जाते हैं। अब बच्चों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि समाज के बारे में जो ज्ञान हमने स्वाभाविक रूप से या अपने आप प्राप्त किया है, वो ज्ञान हमारे बड़े होने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। बिल्कुल। तो समाज के बारे में ज्ञान स्वाभाविक या अपने आप प्राप्त किया हुआ लगता है, क्योंकि यह हमारे बड़े होने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। 16-17 वर्ष के किशोर होने के नाते, आपकी आयु सबकी लगभग 16-17 वर्ष के आसपास ही होगी, तो 16-17 वर्ष के किशोर होने के नाते आप अपने समाज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और इसी कारण, क्योंकि आप पहले से जानते हैं, इसी कारण इस विषय को समझना आपको आसान लगता है। अब यहाँ ये ध्यान रखिए कि इसीलिए आप जो हम अपने समाज के बारे में जानते हैं, इसलिए नहीं कि आपने समाज का अध्ययन किया है, यानी ये जो कुछ आप अपने समाज के बारे में पहले से जानते हैं उसके पीछे का कारण कोई अध्ययन ना हो करके इसलिए है कि आप इस समाज में रहते हैं और इसी में पले बड़े हैं, क्योंकि आप इसी समाज का हिस्सा हैं, इसी में आपका लालन पालन हुआ है, यहीं आपने काफ़ी कुछ निरीक्षण किया है और स्वयं भी हिस्सा लिया है कई गतिविधियों में, इसलिए आप स्वतः ही इस समाज के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। इस प्रकार पहले से ही या अपने आप प्राप्त किया गया सहज ज्ञान समाजशास्त्र के लिए बाधक भी है और सहायक भी। बच्चों, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये जो पूर्व ज्ञान है, ये जो सहज ज्ञान है समाज के बारे में, यह समाजशास्त्र विषय को जानने के लिए, सीखने के लिए सहायक तो है ही, लेकिन साथ साथ बाधक भी है। तो भाई बाधक क्यों है? आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो कोई पूर्व ज्ञान है वो हमारे विषय को सीखने में बाधक कैसे हो सकता है। तो बाधक क्यों है, इसके लिए आपको 2 बिंदु याद रखने हैं। पहला बिंदु ये कि समाजशास्त्र समाज के व्यवस्थित व वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो समाज के व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन पर ही आधारित है, जबकि आपने समाज के बारे में जो समझ विकसित की है वो वैज्ञानिक रूप से, एक व्यवस्थित रूप से अध्ययन के आधार पर की हुई नहीं है। उसके अलावा दूसरा बिंदु ये है कि समाजशास्त्र को सीखने से पहले हमें समाज के बारे में अपनी पूर्व धारणाओं को बदलना पड़ता है। अब ये जो सहज बोध या पूर्व ज्ञान हमें समाज के बारे में है, वास्तव में समाजशास्त्र विषय को सीखने के लिए हमें अपने इस
पूर्व ज्ञान को या हमारी पूर्व धारणाओं को बदलने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमने एक समाजशास्त्रीय दृष्टि से, एक वैज्ञानिक दृष्टि से ये ज्ञान ग्रहण नहीं किया है। यह तो एक प्राकृतिक या स्वाभाविक रूप से प्राप्त की गई जानकारियां हैं जो कि सहज बोध के रूप में हमारे मस्तिष्क में भंडारित हैं। अब बच्चों, सहज ज्ञान या सहज बोध जो है वो क्यों सहायक है और क्यों बाधक है, समाजशास्त्र को अध्ययन करने के लिए ये जान लेते हैं। सहायक है क्योंकि आपको यह विषय पढ़ने से डर नहीं लगता है। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसे पढ़ने में आप घबराते नहीं हैं, आप डरते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ जो कुछ आप पढ़ते हैं, जो भी चीज़ों का आप अध्ययन करते हैं, उनके बारे में आप थोड़ा बहुत पहले से परिचित होते हैं। यह एक आसान विषय है, यह विषय जटिल विषय नहीं है। अध्ययन की दृष्टि से समाजशास्त्र एक आसान विषय लगता है क्योंकि हमें पहले से ही सहज बोध या पूर्व ज्ञान कुछ ना कुछ चीज़ों का होता है। और तीसरी बात यह है कि आप इसकी विषय वस्तु से कुछ हद तक परिचित होते हैं, क्योंकि समाज का हिस्सा होने के नाते समाज की जो भी संस्थाएं हैं, समाज के बारे में जो विशेषताएं हैं, उनमें से कुछ चीज़ें आप पहले से ही जानते हैं। बाधक क्यों है, तो यहाँ आप याद रखेंगे क्योंकि वास्तव में समाजशास्त्र समाज का व्यवस्थित अध्ययन है और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया अध्ययन है। अब हमने ना तो व्यवस्थित अध्ययन किया है और ना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। तो वास्तव में अब जब आप समाजशास्त्र का अध्ययन करना शुरू कर चुके हैं तो आपके इस सहज ज्ञान या सहज बोध में से कुछ पूर्व धारणाओं को आपको मिटाना होगा, बदलना होगा और एक व्यवस्थित रूप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाजशास्त्र विषय की जो उचित अवधारणाएं हैं उन्हें सीखना होगा। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति या वैज्ञानिक तरीके से सीखने या समझने के लिए अनिवार्य है कि हम सहज बोध या सहज ज्ञान को भूलने या मिटाने का प्रयास करें। तो यह पुराने ज्ञान या सहज ज्ञान को भूलने या मिटाने का प्रयास जो है यह आवश्यक है समाजशास्त्र के ज्ञान को सही रूप में ग्रहण करने के लिए। एक उदाहरण आप समझ सकते हैं, जिस प्रकार किसी बुने हुए स्वेटर या वस्त्र को नए सिरे से बुनने के लिए पहले की बुनाई को उधेड़ना पड़ता है। आप जानते हैं, अपने आसपास आपने ये चीज़ देखी होगी कि कई बार किसी पुराने स्वेटर को उधेड़कर नया स्वेटर बनाने का प्रयास किया जाता है। तो क्या ये संभव है कि स्वेटर को उधेड़े बिना ही नए स्वेटर में परिवर्तित कर दिया जाए? नहीं, उस स्वेटर को हमें उधेड़ना पड़ता है, उसकी ऊन को वापस खोलना पड़ता है और तब हम उसे नए सिरे से बुन पाते हैं। इसी प्रकार आपका जो पूर्व ज्ञान है, जो पूर्व धारणाएं समाज के बारे में हैं, उनमें से कई धारणाओं को आपको मिटाना होगा, परिवर्तन करना होगा, तभी आप समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उन अवधारणाओं को जान पाएंगे। इस प्रकार समाजशास्त्र को सीखने के प्रारंभिक चरण में भूलने की प्रक्रिया शामिल है। तो बच्चों याद रखेंगे कि हमारे विषय को सीखने के प्रारंभिक चरण में आपको क्या करना होगा, कुछ चीज़ों को भूलना होगा। तो ये भूलने की प्रक्रिया समाजशास्त्र विषय को सीखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि समाज के बारे में पहले से प्राप्त ज्ञान या सामान्य बोध या उस सामाजिक समूह या सामाजिक वातावरण या परिवेश का विशेष दृष्टिकोण होता है जिसमें हमारा समाजीकरण होता है। आप जानते हैं कि हमारा समाजीकरण हमारे समाज में हुआ है, उस समाज विशेष में हुआ है जिसके हम हिस्से हैं, और वास्तव में हमारा जो सामान्य बोध है वो सामान्य बोध उसी सामाजिक समूह से या उसी सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है। हमारा एक विशेष दृष्टिकोण होता है और इस कारण हमें उस विशिष्ट दृष्टिकोण को छोड़ के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को अपनाना होगा। अब बच्चों, ये जो हमारे सामाजिक परिवेश का प्रभाव है, ये जो सामाजिक संदर्भ है,
तो ये सामाजिक संदर्भ हमारे मत, आस्था और अपेक्षाओं को आकार देते हैं जो गलत हो सकती हैं। तो हम किसी विशेष सामाजिक वातावरण में पले बड़े हैं, वहाँ हमने अनुभव ग्रहण किए हैं और उसी सामाजिक परिवेश से हमारे जो विचार हैं, हमारी धारणाएं हैं, वो प्रभावित होते हैं। अब उनमें से कई हमारे मत, हमारी आस्था और हमारी अपेक्षाएं गलत हो सकती हैं। यह भी ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं कि ये सभी गलत हो, इनमें से कुछ गलत हो सकती हैं, कुछ सही भी हो सकती हैं। तो क्योंकि गलत जो होने का कारण है वो क्या याद रखना है, क्योंकि ये आस्थाएं अक्सर अपूर्ण और पूर्वाग्रह से ग्रसित होती हैं। तो ये मत, ये आस्थाएं जो हमने हमारे वातावरण के परिप्रेक्ष्य में बनाए हैं, ये मत और ये आस्थाएं जो हैं ये अपूर्ण होती हैं, पूर्ण नहीं होती हैं और पूर्वाग्रह से ग्रसित भी होती हैं। साथ के साथ आप याद रखेंगे कि ये सामान्य बोध जो है वो सामाजिक वास्तविकता से क्या संबंध रखता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि सामान्य बोध जो है वो आपको सिर्फ आंशिक ज्ञान प्रदान करता है, पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं करता है। और इसके अलावा ये सामान्य बोध जो है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है, यानी कई सारे हमारे ऐसे पूर्वाग्रह होते हैं जो किसी समाज विशेष में, जिसमें हमने अपने आप को जिसमें हमने अपने अनुभव लिए हैं, उस विशेष परिस्थिति से प्रभावित होते हैं और इसीलिए वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं। तो बच्चों, यहाँ क्या समाधान हो सकता है कि जो पूर्व ज्ञान है हमारा, जो सहज बोध है हमारा, वो हमारे समाजशास्त्र के अध्ययन को प्रभावित करता है। तो इस संदर्भ में समाधान क्या है? तो समाजशास्त्र द्वारा जो समाधान माना गया है वो ये है कि हमें संसार को स्वयं के दृष्टिकोण के अलावा अन्यों के दृष्टिकोण से भी कैसे देखा जा सकता है, यह जानना होगा। तो समाजशास्त्र यह हमें समाधान देता है कि सिर्फ अपना ही दृष्टिकोण हमें नहीं ध्यान में रखना है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि संसार को या संसार के किसी भी पक्ष को अन्य लोगों के दृष्टिकोण से कैसे देखा जा सकता है। जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं, जब हम अन्य लोगों के दृष्टिकोणों को जानने लग जाते हैं, तो समाजशास्त्र विषय की वैज्ञानिक समझ भी विकसित होने लग जाती है। तो वास्तव में समाजशास्त्र जो है ये मानता है कि मानव समाज को समझने के लिए वैज्ञानिक सत्य की आवश्यकता है। वैज्ञानिक रूप से जो सत्य स्थापित किए गए हैं उन्हें जानना आवश्यक है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि सत्य एक नहीं अनेक है, प्रत्येक सत्य अपने आप में अपूर्ण है। तो बच्चों याद रखेंगे कि सत्य जो है वो देखने वाले की दृष्टि से होता है, दृष्टिकोण से प्रभावित होता है, इसलिए सत्य एक नहीं अनेक हैं, कई हैं और प्रत्येक सत्य अपने आप में अपूर्ण होता है। और जब एक समाजशास्त्री अध्ययन करता है तो वो अलग अलग प्रकार के सत्यों के संदर्भ में किसी भी बात को जानने का प्रयास करता है। तो सत्य की बहुलता समाजशास्त्र की एक समस्या है तथा इस समस्या का समाधान है तुलना। तो यह एक नई समस्या उत्पन्न हुई कि सत्य एक तो है ही नहीं, सत्य के तो कई रूप हैं या सत्य के विविध रूप हैं, और सत्य की यह बहुलता एक समस्या के रूप में समाजशास्त्र में आती है कि जब अलग अलग रूप उपलब्ध हैं तो क्या किया जाए। तो तुलना को समाधान के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी अलग अलग जो तथ्य हैं, अलग अलग जो सत्य हैं, उन सभी की आपसी तुलना की जाती है और इस प्रकार से समाजशास्त्र में अध्ययनों को आगे बढ़ाया जाता है। अब बच्चों, हम समाजशास्त्र का जो औपचारिक परिचय है वो जान लेते हैं। आप कक्षा 11 में इन बातों को पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यह विषय कब शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू हुआ, मुझे आशा है ये बात आप लोग पहले से जानते हैं। एक बार हम इसे दोहरा लेते हैं। समाजशास्त्र की उत्पत्ति 1838 में फ्रांस में हुई। तो आपको सन याद रखना है, आपको जो देश का नाम है वो भी याद रखना है।
और इस विषय के जनक कौन माने जाते हैं? ऑगस्ट कॉम्ट। तो आपको याद रखना है कि ऑगस्ट कॉम्ट जो कि फ्रेंच समाजशास्त्री थे, उन्हें ही समाजशास्त्र विषय का जनक माना जाता है। समाजशास्त्र समाज का समग्र अध्ययन करता है। तो जो खास बात है हमारे विषय के बारे में वो ये है कि यह विषय यानी समाजशास्त्र समाज का समग्र अध्ययन करता है। यह समाज को सिर्फ किसी एक विशेष दृष्टिकोण से नहीं देखता है, ये समाज का एक समग्र रूप में अध्ययन करता है। अब यहाँ आप इस चित्र के द्वारा क्या समझ सकते हैं? आप ये समझ सकते हैं कि समाजशास्त्र जो विषय है वो इन अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में समाज का अध्ययन करता है। कई विषय ऐसे होते हैं जो किसी विशेष परिप्रेक्ष्य में किसी विशेष दृष्टिकोण से ही समाज का अध्ययन करते हैं। जैसे हम बात करें अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र अपने आप में एक विषय है, तो अर्थशास्त्र भी समाज का अध्ययन करता है, लेकिन अर्थशास्त्र समाज के सिर्फ आर्थिक पक्ष का अध्ययन करता है। ऐसे ही एक विषय है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में भी समाज के अध्ययन किए जाते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान जो विषय है वो समाज के सिर्फ राजनीतिक पक्ष का ही अध्ययन करता है, जबकि हमारा विषय समाजशास्त्र समाज के इन सभी पक्षों के संदर्भ में अध्ययनों को सम्मिलित करता है। तो समाजशास्त्र किसी समाज के सांस्कृतिक पक्ष, उसके शैक्षिक पक्ष, उसके पर्यावरणीय पक्ष, उसके खेल आदि संबंधी पक्ष, उसके पारिवारिक पक्ष, उसके आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष और धार्मिक पक्ष सभी को अपने अध्ययन में सम्मिलित करता है। तो हमारा विषय वास्तव में एक बहुत ही वृहद विषय है। ये सभी अलग अलग पक्ष जो हैं वो जाने जाते हैं, समझे जाते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत। अब बच्चों यहाँ आपको एक बात और जाननी है कि ये जो हमारा विषय है समाजशास्त्र, यह हमें स्ववाचक या आत्मकवाचक निरीक्षण सिखाता है। यानी हमें अपना स्वयं का या आत्म का विशेष रूप से निरीक्षण करना भी सिखाता है। समाजशास्त्र हमें सामाजिक नक्शा बनाने की क्षमता प्रदान करता है, जिसकी तुलना भौगोलिक नक्शे से की जा सकती है। आप जानते हैं भौगोलिक नक्शे के बारे में, किसी भी स्थान के भौगोलिक नक्शे में उस स्थान विशेष की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो सभी प्रदर्शित की जा सकती हैं। ऐसे ही हम सामाजिक नक्शे भी तैयार कर सकते हैं, और ये जो सामाजिक नक्शे हैं ये वास्तव में हमें अपने स्वयं के जो निरीक्षण है वो करने में सहायता करते हैं। जैसे हम हमारे देश के एक राज्य अरुणाचल प्रदेश के यदि भौगोलिक नक्शे को देखें तो हम उस भौगोलिक नक्शे से उस राज्य के बारे में कई सारी बातों को जान पाते हैं। तो जो नक्शा है वो वास्तव में कैसा होता है, आपको क्या प्रदर्शित करता है? तो नक्शा भौगोलिक नक्शा हो सकता है, और जो भौगोलिक नक्शा है उसके अलावा प्राकृतिक विशेषताओं का नक्शा भी हो सकता है। लेकिन इन नक्शों को तो आप पहले से जान चुके हैं। आपने जब भूगोल के अध्ययन 10वीं कक्षा तक किए होंगे, वहाँ आप भौगोलिक नक्शों को पढ़ना, उन्हें समझना जान चुके हैं। लेकिन आज हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हमारे विषय की बात कर रहे हैं, समाजशास्त्र की, जिसमें क्या तैयार किए जाते हैं? सामाजिक नक्शे तैयार किए जाते। तो सामाजिक नक्शे कैसे होते हैं बच्चों? यहाँ हम देख सकते हैं एक सामाजिक नक्शे को। ये जो नक्शा आपको दिख रहा है ये वास्तव में आपको स्वयं का निरीक्षण करने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे हमने उदाहरण के रूप में ये एक बालक को माना है, आप अपने आप को मानिए, ठीक है? तो आप यहाँ हैं इस नक्शे में। आप अगर किसी विशेष स्थान पर हैं तो इससे क्या प्रदर्शित होता है समझते हैं। देखिए इस नक्शे में कई अलग अलग रंगों की रेखाएं आपको नज़र आ रही हैं। ये जो अलग अलग रंगों की रेखाएं हैं ये क्या प्रदर्शित कर रही हैं? तो देखिए ये जो हल्के हरे रंग की रेखा है ये आयु सीमाओं का प्रदर्शन कर रही
है। यानी कुछ लोग समाज में युवा हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। तो आयु सीमाएं इस सामाजिक नक्शे का एक हिस्सा हैं। उसके बाद जो नीले रंग की रेखा है यहाँ, वो प्रदर्शित कर रही है क्षेत्रीय सीमाओं को। तो अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्रों पर रहते हैं और उन क्षेत्रों की भी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो ये नीला रंग उन क्षेत्रीय विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। उसके बाद ये नारंगी रंग की जो रेखाएं हैं वो आर्थिक सीमाओं को प्रदर्शित करती हैं। आप देख रहे हैं इस नक्शे में जो नारंगी रंग की रेखाएं हैं वो भी नज़र आ रही हैं। नारंगी रंग की रेखाएं वास्तव में आपको यह बताती हैं कि कोई विशेष व्यक्ति का जो आर्थिक समूह है वो कौन सा है। हम जानते हैं कुछ लोग उच्च आर्थिक समूह से संबंध रखते हैं, कुछ मध्यम आर्थिक समूह से और कुछ निम्न आर्थिक समूह से। उसके बाद ये जो लाल रंग की रेखाएं हैं वो प्रदर्शित करती हैं धार्मिक सीमाओं को। हम जानते हैं कि लोगों के अलग अलग धर्म भी होते हैं और उन धर्मों को यहाँ इस लाल रंग की रेखाओं से प्रदर्शित किया गया है। और उसके बाद ये गहरे हरे रंग की जो रेखा है वो प्रदर्शित कर रही है जाति सीमाओं को। तो ये जो जाति सीमाएं हैं इनको भी आप याद रखेंगे कि जातीय सीमाएं जो हैं वो भी हमें बांधे हुए हैं, वो भी हमें जकड़े हुए हैं। तो किसी भी एक व्यक्ति की हम अगर बात करते हैं तो कोई भी एक व्यक्ति वास्तव में यहाँ एक विशेष स्थान रखता है इस सामाजिक नक्शे में और ये सभी सीमाएं उसे बांधे हुए हैं। बच्चों, यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि हमें बचपन से ही सहज बोध द्वारा सामाजिक नक्शा प्राप्त होता रहता है। ये सामाजिक नक्शा वास्तव में हमें अपने आप के बारे में पहले से पता होता है। बचपन से जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, हमें इन सब के बारे में पता चलता रहता है। हम किस क्षेत्र के निवासी हैं, हमारी क्या आयु है, हमारी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, हम किस धर्म से संबंध रखते हैं, हम किस जाति से संबंध रखते हैं। हर व्यक्ति को अपने संबंध में ये सभी सूचनाएं उसके बड़े होने के दौरान मिलती हैं। तो वास्तव में ये सामाजिक नक्शा हमें अपने स्थान को समाज में देखने की क्षमता देता है। अब बच्चों, सामाजिक नक्शे की हम बात कर रहे हैं तो वापस एक बात समझ लीजिए कि सामाजिक नक्शा आपको समाज में आपके निर्धारित स्थान के बारे में बता सकता है, जैसे आयु, क्षेत्रीय या भाषाई समूह, आपका आर्थिक समूह, आपका धार्मिक समूह, जाति समूह या जनजाति समूह। ये सारी चीज़ें आपको आपके सामाजिक नक्शे को देखने पर पता चल जाती हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस चित्र को, ये असम के आदिवासी हैं। तो यहाँ आप ये स्पष्ट रूप से जानें कि ये महिलाएं जो चाय के बागानों में कार्य कर रही हैं, ये एक विशेष क्षेत्र यानी असम के रहने वाली हैं। और ख़ास बात ये है कि ये एक जनजातीय समुदाय से संबंध रखती हैं, इसलिए इन्हें असम के आदिवासी के रूप में जाना जाता है। तो ये स्पष्ट है कि हर व्यक्ति का अपने आप में समाज में निश्चित स्थान होता है। उन्हें हम इन सभी चीज़ों के संदर्भ में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। समाजशास्त्र आपको समाज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह, उनके आपसी संबंध तथा आपके जीवन में उन समूहों के महत्व के बारे में बताता है। तो ये एक ऐसा विषय है समाजशास्त्र जो कि आपको किसी भी समाज विशेष में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के जो समूह हैं उनके बारे में और उनके आपसी संबंधों के बारे में एक समझ विकसित करता है। यह आपको बताता है कि ये जो अलग अलग सामाजिक समूह हैं इनका आपके जीवन में क्या महत्व हो सकता है। अब बच्चों, ये जो हमने समाजशास्त्र की सारी चर्चा की, इसी संबंध में सी राइट मिल्स एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे, उनका एक मत है, उनका एक विचार है। क्या है यह विचार? तो उनका विचार है कि समाजशास्त्र
व्यक्तिगत समस्याओं तथा सामाजिक मुद्दों के मध्य संबंध को ज्ञात करता है। तो समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो इस कार्य को आसानी से कर पाता है। क्या कर पाता है कि यह व्यक्तिगत समस्याओं को और जो समाज के विभिन्न मुद्दे हैं उनमें आपसी संबंधों को उनके आपसी संबंधों को ज्ञात कर पाता है। अब इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत समस्याएं और सामाजिक जो मुद्दे हैं उनके मध्य क्या संबंध होता है, कैसे सी राइट मिल्स इस बात को रख रहे हैं। तो यहाँ हमने व्यक्तिगत समस्याओं के रूप में 2 उदाहरण लिए हैं, पारिवारिक व्यवहार और नौकरी। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष के पास नौकरी नहीं है, कोई कार्य करने को नहीं है, ठीक है, वो एक आयु का हो चुका है जिस आयु में अक्सर लोग नौकरी करते हैं या कार्य करते हैं और उसके पास ऐसे अवसर उपलब्ध नहीं है कि वो खुद कहीं जाकर के कार्य कर पाए। उसने कई प्रयास किए लेकिन फिर भी उसे नौकरी नहीं मिली है। अब यह एक व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या मानी जा सकती है कि हाँ, उस विशेष व्यक्ति के पास आय का अर्जन करने का कोई साधन नहीं है। लेकिन सी राइट मिल्स कहते हैं कि हमारा जो विषय समाजशास्त्र है ये इन व्यक्तिगत समस्याओं को भी एक सामाजिक मुद्दे के रूप में देखता है। यानी अगर किसी व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है या किसी व्यक्ति के जो पारिवारिक स्थिति है, पारिवारिक व्यवहार है, वहाँ कोई समस्याएं हैं, जैसे मानिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, उसकी जो परिवार है उसमें उसके कई बेटे हैं, मान लीजिए 3 या 4 बेटे हैं। अब उसकी यानी उस व्यक्ति की और उन बेटों की आपस में जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, यानी कलह है, आपस में उनकी बातचीत अच्छी नहीं है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हैं। अब ये वास्तव में पारिवारिक समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, लेकिन मिल्स कहते हैं कि इस समस्या को हम समाजशास्त्र के संदर्भ में एक सामाजिक मुद्दे से जोड़ सकते हैं या सामाजिक मुद्दे के रूप में देख सकते हैं। जैसे नौकरी और पारिवारिक व्यवहार को कैसे सामाजिक मुद्दों से जोड़ा जा सकता है, तो मिल्स कहते हैं जो पीढ़ीगत अंतराल होता है या पीढ़ी अंतराल होता है, उस पीढ़ी अंतराल के रूप में हम पारिवारिक व्यवहार या पारिवारिक कलह को समझ सकते हैं। इसी प्रकार बेरोजगारी को हम नौकरी से संबंधित कर सकते कि वास्तव में किसी समाज विशेष में उतने रोजगार का सृजन ना होना जितनी की आवश्यकता है, इसे हम बेरोजगारी का नाम देते हैं और इसी बेरोजगारी के कारण ही कुछ लोगों के पास करने को कार्य नहीं होता है। इसी प्रकार सांप्रदायिकता, जातिवाद और जो लैंगिक भेदभाव है, इन सभी के कारण भी वास्तव में व्यक्तियों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो मिल्स हैं वो इन व्यक्तिगत समस्याओं को सामाजिक मुद्दों के संबंध में जोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि समाजशास्त्रीय दृष्टि यही कार्य करती है, हमारा विषय इसी कार्य को करता है। किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत समस्या को भी हम समाज के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, आज की ये जो कक्षा थी, यहाँ हमने काफ़ी कुछ जाना हमारे विषय समाजशास्त्र के बारे में। तो हमारे इस पहले अध्याय के पहले भाग में हमने यह जाना कि हमारा विषय समाजशास्त्र कैसे अन्य विषयों से अलग है। साथ के साथ हमने ये भी जाना कि ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम पहले से ही कुछ चीज़ें जानते हैं, लेकिन ये जो बातें हम जानते हैं, जो सहज ज्ञान हम रखते हैं, वो वास्तव में क्रमबद्ध रूप से प्राप्त किया गया नहीं है। जबकि समाजशास्त्र एक विषय के रूप में समाज का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन करता है। और साथ के साथ हमने सामाजिक नक्शे की बात करी, हमने जाना कि सामाजिक नक्शा क्या होता है और अंत में हमने ये भी जाना कि सी राइट मिल्स इस बात को रखते हैं कि कोई भी व्यक्तिगत समस्या को समाजशास्त्र द्वारा सामाजिक मुद्दे के रूप में देखा जाता है या उसकी व्याख्या सामाजिक मुद्दे के रूप में की जाती है। तो हमारे इस पहले अध्याय के पहले भाग में इतना ही। आपसे मिलते हैं इसी अध्याय के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।